मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, या इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। और बात सुने, सेकेंड आपने पढ़ा हॉल वोल्टेज, जिसको हमने VH से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको तुमने फाई से रिप्रेजेंट किया। फिर तुमने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ये भी फाई से रिप्रेजेंट होता है। डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए है। कौन बोल रहा है भाई? ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज उस वायर में या कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं तो वो NBA है। नंबर 5 आपने पढ़ा EMF, जो कि E है। सबसे पहले B का फॉर्मूला है VH NTQ डिवाइडेड बाय I, जो हमें हॉल प्रूफ से मिला था। फिर तुमने कहा इसके बाद फाई इज इक्वल टू BA और फाई इज इक्वल टू BA साइन थीटा। जब मैं सिर्फ BA लिख रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। फिर आपने कहा NBA, अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आ गया। और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर तुमने कहा इसको NBA साइन थीटा। EMF is the rate of change of magnetic flux linkage। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को टाइम से डिवाइड करते हैं। अब सुनो, लेट्स से अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ज़रा डिफरेंस देखना। मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस साइड पर आपके पास ये नॉर्थ है और ये साउथ है। नाउ लिसन, अब इस पे मैं डिफरेंट सिचुएशंस तुम्हारे सामने रखूंगा कि सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम में ये कॉइल है इनिशियली,
और इस कॉइल पे ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये इनिशियल है। अगर ये इनिशियल है तो इसका मतलब इसका इनिशियल फाई जो है वो एन बी ए के बराबर होगा। अब ये कॉइल को मैं यहां से, सामने देख रहा, इस कॉइल को मैं यहां से टर्न करता हूं और टर्न 90 डिग्री करके इसको इस नई पोजीशन पे हम रखते हैं। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब मुझे बताओ इस फाइनल पोजीशन पे व्हेन द कॉइल टर्न्स 90 डिग्री, ये कॉइल यहां से यहां 90 डिग्री टर्न हुआ है, तो मुझे बताएं अगर ये इसका इनिशियल था तो इसका फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि पैरेलल हो गया। अगर ये पैरेलल हो गया तो मुझे बताएं डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई माइनस इनिशियल, ज़ीरो माइनस एन बी ए। और अगर ज़ीरो माइनस एन बी ए है तो आप कहेंगे इस केस में इसका मतलब दैट इज माइनस एन बी ए, दैट इज डेल्टा फाई। सो ईएमएफ इस तरह से, इसमें फर्स्ट केस में ईएमएफ की वैल्यू हो गई माइनस एन बी ए डिवाइडेड बाई टी। टी इज़ द टाइम कि जितनी देर में वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हुआ है, टी वो टाइम है जितनी देर में ये कॉइल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हुआ है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन गया माइनस एन बी ए अपॉन टी। अब देखो सेकेंड डायग्राम में, सेकेंड डायग्राम में डिफरेंस ये है कि मुझे बताएं अगर ये कॉइल शुरू में हॉरिजॉन्टल था और ये कॉइल फिर बाद में वर्टिकल हुआ, तो ये फाइनल ईएमएफ बताओ तो प्लस एन बी ए अपॉन टी होगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर ये इनिशियली है और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री टर्न होके फाइनल पोजीशन ये बनती है, तो इनिशियली फाई ज़ीरो है, फाइनल एन बी ए है। तो अब यहाँ पर आप जब डेल्टा फाई करेंगे तो आप कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज एन बी ए। So it means अब EMF is equals to NBA divided by T। अगर पॉइंट नंबर 3, के थर्ड डायग्राम में डिफरेंस देख रहे हैं। थर्ड डायग्राम में अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये कॉइल यहां पर ऐसे है, तुम कहोगे इसकी इनिशियल वैल्यू एन बी ए है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, सामने देखें कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे टर्न हुआ और फिर इसके बाद यही कॉइल फर्दर इस पोजीशन के बाद और ऐसे टर्न हुआ।
मीन्स इनिशियली अगर यहां था तो फाइनल ये हो गया। इट मीन्स नाउ कॉइल रोटेट्स 180 डिग्री। तो मुझे बताओ ये जो फाइनल पोजीशन है, अगर ये इनिशियल है तो ये फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? माइनस एन बी ए, माइनस एन बी ए। तो जब आप डेल्टा फाई चेंज करेंगे, चेक करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब माइनस एन बी ए, माइनस एन बी ए चेंज की वजह से, एक माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? माइनस 2 एन बी ए। अब 180 डिग्री रोटेशन पर EMF is equals to delta phi upon t. So that is minus 2 NBA upon t. कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाएगा। तो तुम इसे प्लस 2 NBA अपॉन टी भी कह सकते हो। नाइन्टी डिग्री रोटेशन पर NBA अपॉन टी है, 180 डिग्री रोटेशन पर 2 NBA अपॉन टी है। अब एक बात सुने और इस बात को बहुत ध्यान से देखें। फैराडेज लॉ कहता है Faraday's law states that induced EMF is directly proportional. Induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब डेल्टा फाई, रेट का मतलब अपॉन टी। ये फैराडेज लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मगर इसके साथ लेंज़ेस लॉ कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। लेंज़ेस लॉ कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ is in a direction to oppose the change, producing it. Oppose the change. अब अगर इन दोनों को कंबाइन करो, और बहुत ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूं, इन दो को कंबाइन करो।
अगर मैं इन दो रिलेशंस को कंबाइन करूं तो फिर याद रखें कि कंबाइन above two relations, then EMF का असल फॉर्मूला होगा माइनस डेल्टा फाई अपॉन टी। माइनस साइन लेंजेज लॉ की वजह से और डेल्टा फाई अपॉन टी फैराडेज लॉ की वजह से। बेटा सुनो इसका मतलब क्या। फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इग्नोर नेगेटिव साइन। सुने मैं क्या कह रहा हूं, इग्नोर नेगेटिव साइन। But for graph negative sign must be considered, वरना क्वेश्चन सब गलत हो जाएगा, सारे ग्राफ गलत हो जाएंगे। मेरी बात समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तो क्लियर होगा कि ग्राफ के लिए आपने नेगेटिव साइन को कंसिडर करना है। ग्राफ के लिए नेगेटिव साइन को कंसिडर करना है। व्हाट डज दैट मीन्स, वो सुनो आप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेटा कि ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा, मैंने लिखा B इज इक्वल्स टू VH एन टी क्यू डिवाइडेड बाय I। इसका मतलब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VH के। पॉइंट नंबर 2, अगला पॉइंट सुनिए। अगर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VH के इस ग्राफ से, इस फॉर्मूले से, तो फाई इक्वल है NBA के। इसका मतलब B और फाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, E जो है EMF, E का मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में इसको EMF को E भी कहेगा। EMF इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब माइनस साइन के साथ ग्राफ के लिए EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस फाई से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डेल्टा फाई से, माइनस डेल्टा फाई से। फिर बोल रहा हूँ माइनस डेल्टा फाई से। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं तुम्हें कोई ग्राफ देता हूं इस तरह से, और मैंने लिख दिया B वर्सेस T का ग्राफ, तो फिर
फाई वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ इसको देख के, तो फिर ये इन फेज बनेगा। इन फेज एएस में याद करें, इन फेज का मतलब सेम शेप, सेम डायरेक्शन, सेम बनेगा। और अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे बताओ ईएमएफ का, तो कैसे बनेगा? प्लीज लिसन। EMF is equals to minus delta phi upon delta t derivative। ये शेप किसका है? साइन थीटा का। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? मगर माइनस साइन। याद रखना ये फर्क जो बोला मैंने। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। और माइनस साइन का मतलब ऑपोजिट, तो कॉस का ग्राफ ऑपोजिट। तो फिर अगर ये पॉइंट देखो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो फिर जो ग्राफ बनेगा आपका वो ये बनेगा भाई। ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये बनेगा आपका माइनस कॉस का ग्राफ, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और उसका ऑपोजिट साइन। साइन का डेरिवेटिव, सुन लो ये बात, साइन का डेरिवेटिव कॉस मगर ऑपोजिट साइन। अच्छा, अब एक और बात नहीं, अब मैं तुम्हें कंपैरिजन दिखा रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। एक ये डिफरेंस मैंने तुम्हें बताया, अब दूसरा पॉइंट सुने। अगर तुम्हें मैं यहां पर ग्राफ इस तरह का बनाऊं कि ये टी, ये फाई है, नाउ लिसन, और यहां मुझे चाहिए ईएमएफ और टी। शेप याद रखना जो बता रहा हूं। EMF is the rate of change of magnetic flux linkage। EMF is the rate of change of magnetic flux linkage। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास ग्राफ ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर इसका ईएमएफ का ग्राफ क्या बनेगा? ज़ीरो। प्लीज़ सामने देखते जाओ मेरी बात। अगर पॉइंट नंबर 2, अगर इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल ही है मगर बिलो एक्स एक्सिस, तो इसका ईएमएफ का फिर दोबारा ग्राफ क्या बनेगा? ज़ीरो।
चेंज नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, लिसन। अगर मेरे पास ग्राफ ये है, अब मेरी बात सुनो, ये ग्राफ का मतलब फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल कम है ना, चेंज है। तो इसका चेंज फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से सोचो ज़रा, चेंज पॉजिटिव आएगा, यस और नो। मगर ईएमएफ उस पॉजिटिव को क्या कर देगा, तो फिर इसका ग्राफ नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन। बहुत थोड़ा सा फ़र्क होगा मगर बहुत मेजर होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। चेंज, सुने, अगर यही शेप, सामने देखो, यही शेप लिसन, अगर यही शेप बेटा मैं ज़रा स्टीप बना दूं, अगर ये स्टीप हो जाए तो फिर आप कहेंगे वही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी मगर और नीचे हो जाएगी। स्टीप का मतलब ग्रेटर चेंज, तो ग्रेटर चेंज का मतलब ग्रेटर ईएमएफ। नेक्स्ट, अगर बेटा, अब एक बात देखें, अगर यहां पर ग्राफ तुम्हारे पास इस तरह से आ रहा है नीचे, तो ये डिक्रीज होगा। यहाँ की जो भी वैल्यू होगी उसमें से ये माइनस करोगे तो फाइनल आंसर डेल्टा फाइव में इटसेल्फ आंसर नेगेटिव आएगा, यस और नो। मगर ईएमएफ उस नेगेटिव को अपोजिट करके पॉजिटिव कर देगा, इसलिए ग्राफ इसका ऐसे बनेगा ऊपर। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? चेंज इन फाई, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू रखो तो यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 0 है, यहाँ 5 है। तुम कहोगे यहाँ पर सर डेल्टा फाइव का आंसर 0 - 5 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, -5। मैं कहूँगा यहाँ जो आंसर -5 है वो ईएमएफ में आकर माइनस डेल्टा फाइव करोगे तो मुझे बताओ माइनस डेल्टा फाइव उसको पॉजिटिव बना देगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने कहा प्लस। सुने बेटा, बात नहीं, ईएमएफ, प्लीज लिसन, ईएमएफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। सुनो मैंने यहाँ क्या बोला था, प्लीज़ बोलना नहीं अभी। मैं एक रिलेशन बताऊंगा, उसको दिमाग में बिठाना। ये इनका आपस में रिलेशन है। अगर ये रिलेशन को मैं यहां पर बनाऊं तो सुनो, अगर आपके पास एक चीज़ याद दिलाता हूं, हमने ये पहले डिस्कस किया है, ग्राफ से रिलेटेड एक पॉइंट है, तुम्हें याद आएगा कि हमने ये कहाँ डिस्कस किया है। ये कॉइल है,
ये कॉइल और इस कॉइल के साथ ये वोल्ट मीटर अटैच है। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B, और मैं इस कॉइल को यहां से मूव कर रहा हूं, और मैं इस कॉइल को यहां से मूव करके यहां तक लेकर आ रहा हूं। अब सर ये पॉइंट A है इसकी इनिशियल पोजीशन, ये पॉइंट B है जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D है। उसने तुम्हें ये बता दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। नाउ याद करें इसका यहां से लेके ये A है। चलो स्टार्टिंग इसी को देखो, हम स्टार्टिंग यहां से ही बनाते हैं। ये पॉइंट A है, एंटर होगा जिस पॉइंट पर वो B है, एग्जिट करेगा वहां C है, और ये पॉइंट D है। अब मुझे ये बताओ ये बात कि मैंने ये पहला ग्राफ तो मैं हॉल प्रोब के लास्ट केसेस में करवाया था, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है, तो याद करें कि आपने कहा था कि इसका ग्राफ वोल्टेज के लिए ये, फिर यहाँ से ये, और फिर इस तरह से नीचे, और फिर ऐसे ये ग्राफ बनेगा। बेटा हमने ये ग्राफ हॉल प्रोब के केस में बनाया हुआ है, चेक कर लेना। ऐसे ही है? अब सुने, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सेम है, इसलिए अगर मैं यहां पर y एक्सिस पे फाई रखूं और अब तुमसे ग्राफ पूछूं, तो तुम कहोगे अब भी ग्राफ सेम ही बनेगा। अब तुम मुझसे कहो कि भाई अब ग्राफ सेम क्यों बनेगा, तो मैं कहूँगा ऊपर टॉप पे देखो मैंने क्या लिखा है, जो स्क्रीन बनी हुई है तुम्हें नज़र आ रही है, उसके टॉप पे देखें, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VH। का मतलब क्या? B VH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथ्स में कहते हैं आप x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू y, तो इसका मतलब 5 इज इक्वल्स टू y। अगर मैं कह रहा हूँ B VH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और B phi के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है phi और VH आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, तो जैसा VH का ग्राफ है वैसा ही phi का ग्राफ। मगर अब इम्पॉर्टेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर मैं इसी के बाद इसी के नीचे EMF का ग्राफ पूछ लूं, अब सोचो कि मैं तुमसे इसी सिनेरियो में इसी के साथ नीचे EMF का ग्राफ मांग रहा हूं, तो याद रखना अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा
तो फिर लुक एट दिस, अब है ईएमएफ। तो सुनो ईएमएफ का ग्राफ कैसा होगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो रहेगा। मगर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अब क्या होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा इस पीक की तरह, और फिर सीधा जाएगा, और फिर ऑपोजिट जाएगा चेंज छोटे से देर टाइम के लिए, और फिर ज़ीरो हो जाएगा। सुने, ईएमएफ is directly proportional to delta phi upon t, नेगेटिव का। तो मुझे ये बताएं, इसका मतलब डेल्टा फाई का मतलब जब चेंज आएगा, इसका मतलब यहां से यहां डेल्टा फाई क्या है, ज़ीरो यानी कांस्टेंट। यहां से यहां भी डेल्टा फाई क्या है, कांस्टेंट, चाहे ज़ीरो नहीं है तो कांस्टेंट। और यहाँ पर भी डेल्टा फाई क्या है, कांस्टेंट। इन तीन जगह पर डेल्टा फाई कांस्टेंट है, तो इन तीनों जगह पर ईएमएफ ज़ीरो है। जैसे ही ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ, समझो, जैसे ही ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ, एंटर होते ही आपकी स्पाइक बनी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतने से टाइम इंटरवल के लिए, सुने, जब ये यहाँ से मूव होगा तो सिर्फ इतने टाइम इंटरवल के लिए चेंज आएगा, क्योंकि जितनी देर अंदर मूव करेगा चेंज तो ज़ीरो हो जाएगा, देयर इज़ नो चेंज। और फिर जब बाहर निकलेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ ईएमएफ इंड्यूस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। याद करें लेंज़ेस लॉ जब मैंने कहा था जब एंटर होगा तो एक डायरेक्शन में, जब एग्जिट करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस और नो। मगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ ही इंस्टेंट के लिए होगा, क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा कोई चेंज नहीं आ रहा यहाँ पे भी। ये बात समझना और ये बात याद रखना कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो। यहाँ चेंज आया मगर इतनी सी देर के लिए, फिर कोई चेंज नहीं है, नहीं है, नहीं है, फिर इतनी सी देर के लिए चेंज, फिर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात समझ में आई बेटा? ये प्रॉब्लम, ये पॉइंट याद रखना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है तो क्या सिचुएशन है, और मैग्नेटिक फील्ड से एग्जिट होगा तो फिर क्या सिचुएशन। चेंज बता रहा है, वाई एक्सिस पे ईएमएफ है ना भाई, तो इसका मतलब अगर ग्राफ इतनी देर के लिए ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ बढ़ा है, मगर फ़ौरन ही दोबारा ज़ीरो हो गया। और फिर यहाँ पर क्या है, फिर दोबारा बढ़ा है, ये बढ़ा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मगर फिर दोबारा ज़ीरो हो गया। एंटर होते हुए भी चेंज, एग्जिट करते हुए भी चेंज। बस ये बिल्कुल थोड़ी नैरो सी आप स्पाइक बनाएंगे। ये स्पाइक है, एक पॉजिटिव में आएगी, एक नेगेटिव में आएगी, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। नाउ अब देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस हो रहा है, बेटा बात सुने,
मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के साथ ये स्प्रिंग लगा हुआ है। अभी स्प्रिंग रेस्ट पर है, इस वक्त स्प्रिंग रेस्ट पर है। अब स्प्रिंग के साथ मैंने अटैच किया एक मैग्नेट। स्प्रिंग के साथ मैग्नेट अटैच करके मैंने यहाँ पर नॉर्थ और साउथ इसका बना दिया। फॉर एग्जाम्पल लेंसेज लॉ मैंने क्या कहा था, सुने, लेंसेज लॉ कहता है कि जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कॉइल है और इस पर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये वोल्ट मीटर है, मुझे एक बात ये बताएं कि जिस वक्त when the coil moves in, when the magnet moves into the coil, EMF is induced in the coil. Yes or no? मैग्नेट एंटर होगा तो EMF इंड्यूस होगा। जब EMF इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल एक तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। यस और नो? और जब एक तरफ डिफ्लेक्ट करेगी तो मुझे बताएं, जब मैग्नेट बाहर निकलेगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, जिससे आपको ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इज क्लियर? ये हमने पहले डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मुझे बताओ एक बात, कि अगर मैं मैग्नेट को नीचे तक ज़ोर से खींचूं और छोड़ दूं तो जो EMF तुम्हें राइट लेफ़्ट मिलेगा, वो राइट और लेफ़्ट जो EMF मिल रहा होगा ग्रेजुअली उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। इसको हम कहते हैं यहाँ पर डैम्पिंग। In electromagnetic induction, due to flow, induced current or induced EMF. राइट डाउन, लिखना जरा। इट इज नोटेड दैट when magnet it is noted that when magnet enters into the coil, EMF is induced in the coil. But when magnet is removed, फ्रॉम कॉइल करंट लिख लो या EMF लिख लो, EMF again induced an opposite direction. अभी देंगे, चुप करो। Opposite direction as the magnet
slows down as the magnet slows down gradually, then the induced EMF slowly decreases. Induced EMF slowly decreases. Which is called damping. सुनो, वो तुमसे बेटा वो आपसे डैम्पिंग का कॉज पूछेगा, रीजन ऑफ डैम्पिंग. Reason of damping. ये पॉइंट याद रखना. As the magnet enters, comma, the mechanical energy is used up to overcome repulsive force between like poles because according to Lenz's law, coil opposes the motion of magnet. लेंसेज लॉ कहता ये है कि कॉइल मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा. तो अगर मैग्नेट का नॉर्थ एंटर हो रहा होगा तो कॉइल का भी उसी जगह पर नॉर्थ बन जाएगा, अपोज करेगा. अगर कॉइल का साउथ एंटर मैग्नेट का साउथ एंटर हो रहा होगा तो उसी एंड पर कॉइल के साउथ बनेगा. मैग्नेट अपोज करेगा, कॉइल अपोज करेगा मैग्नेट को. लेंसेज लॉ कहता है कि ये अपोज करता है मैग्नेट को. So this mechanical energy is wasted and hence mechanical energy is wasted and hence the waveform decreases its amplitude gradually. अब सुने, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हारे पास ग्राफ है
और वो ग्राफ ये देखो, ये आपके पास मैंने ये स्टैंडर्ड ग्राफ बनाया है। स्टैंडर्ड ग्राफ का मतलब ये पहला ग्राफ वो है जिसको हम पहले भी किसी टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन का ग्राफ है ये। ऑसिलेशन का चैप्टर याद करें तो इसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। दैट इज फ्री ऑसिलेशन, नो डैम्पिंग। अब सुनो मेरी बात। दिस इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। अगर वो आपसे कह रहा है इसी पर आप डैम्पिंग का ग्राफ बनाएं तो देखो हल्का सा एम्पलीट्यूड नीचे होगा स्टार्टिंग में, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फिर एम्पलीट्यूड और कम होगा, फिर एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली और कम होगा, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड सेम रहेगा क्योंकि मैग्नेट स्पीड उसी स्पीड से एंटर या एग्जिट हो रहा है। यह एम्पलीट्यूड और कम होगा, यह एम्पलीट्यूड और कम होगा, मीन्स ये शो कर रहा है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। दिस ग्राफ शोज डैम्पिंग। अब ये डैम्पिंग का ग्राफ है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर मैं मैग्नेट को एंटर कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये डैम्पिंग यानी कि जितना एनर्जी लॉस है ये कम हो, तो फिर किसका फ़ोन है ये? किसका फ़ोन है? जाओ बाहर। घोड़े हो गए और क्लास में बैठने का तमीज़ नहीं है। चाहिए लोग। हाउ टू रिड्यूस डैम्पिंग। डैम्पिंग को रिड्यूस कैसे करेंगे? डैम्पिंग का रिडक्शन मतलब मैं चाह रहा हूं कि एनर्जी लॉस इतनी फास्ट ना हो। तो सुने, अगर आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं डैम्पिंग, या आप देर तक ईएमएफ को इंड्यूस करवाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं एकदम से वोल्टेज ड्रॉप ना हो, तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि प्लेस अ रेजिस्टर इन द कॉइल। यानी कि कॉइल के अंदर, मतलब ये जो तुम्हारे पास कॉइल है और ये सेम डायग्राम में देखो, वो तुमसे कहेगा कि इस डायग्राम में आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं डैम्पिंग को। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आप इंक्लूड कर दें एक रेजिस्टर कॉइल के साथ। जो बाहर कॉइल है यहाँ पर मैं ये एक रेजिस्टर लगा दूं। अभी रेजिस्टर की जो भी वैल्यू होगी, एक बात सुनो और थोड़ा सोचना, यहाँ पर पहली बार अगर 10% कम हो रहा था करंट,
या ईएमएफ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ईएमएफ या करंट 10% कम हो रहा था तो लेफ्ट ओवर कितना था 90%, फिर उसका मज़ीद 10% कम हुआ तो कितना बचा 81%, फिर उसका 10% कम हुआ तो 81 का 10% और कम हो के 77 समथिंग। मतलब ये, अब तुमने, मतलब ये कि हर बारी उसका 10%, उसका 10%, उसका 10% कम हो रहा था तो लेफ्ट ओवर बच रहा था। अब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने रेजिस्टर लगा दिया। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर लगाने से होगा क्या, रेजिस्टर ज़्यादा होती है तो करंट कम होता है। रेजिस्टर लगाने से सबसे पहला इम्पैक्ट ये आएगा कि जो इंड्यूस्ड करंट वो रिड्यूस हो जाएगा। अब एक चीज़ जो ज़्यादा है, सोचें प्लीज़, लिसन दिमाग से, एक चीज़ जो शुरू में ज़्यादा है उसका 10% 10% 10% कम होगा तो तेज़ी से कम होगा, मगर अगर कोई चीज़ शुरू में कम है उसका 10% 10% 10% स्लोली कम होगा। 1,00,000 का 10% 10,000 है भाई, और 10 का 10% 1 है। ऐसा ना, किसी हाई वैल्यू को जब आप रिडक्शन करते हैं तो वो तेज़ी से रिड्यूस होगी, मगर कोई कम वैल्यू अगर रिड्यूस होगी तो वो बहुत स्लोली रिड्यूस होगी एंड लास्ट लॉन्गर। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, लिखोगे क्या इसमें, ये देखें, ड्यू टू रेजिस्टर कॉमा इंड्यूस करंट डिक्रीजेस। अब जो पहले करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था अब करंट ही कम प्रोड्यूस होगा। एंड अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ, induced current opposes the change produces it. Means if current decreases, देखो मैं क्या कह रहा हूं, if current decreases then degree of opposition also decreases. Degree of opposition also decreases, and hence less opposition means less energy loss. Less opposition means less energy loss, and hence more energy is left over available for oscillations. Hence, more number of oscillations can be obtained
फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब ये कि अगर देखा जरा कि ये ग्राफ विदाउट रजिस्टर का है, ये ग्राफ विदाउट रजिस्टर का है, तो मुझे बताएं विथ रजिस्टर का ग्राफ कैसा होगा? इससे और थोड़ा नीचे होगा या इससे थोड़ा सा ऊपर होगा? इससे थोड़ा ऊपर होगा, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा आपको। इसका मतलब अगर ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा आउटपुट के साथ मिलेगी तो फिर कंपैरेटिवली ये ज़्यादा देर तक चलेगी विद रजिस्टर वाला। इट विल लास्ट लॉन्गर। ये जो है ऊपर वाला विथ रजिस्टर है। लेंज़ेस लॉ कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ is always in a direction to oppose the change. Induced EMF oppose the change. Induced EMF oppose the change. इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा ऑपोजिशन होगी, जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा ऑपोजिशन होगी। इसका मतलब अगर करंट ही कम होगा तो ऑपोजिशन भी कम होगी। यस और नो? लेस ऑपोजिशन मीन्स लेस एनर्जी लॉस। अगर ऑपोजिशन कम है तो एनर्जी लॉस कम है, और लॉस कम है तो इसका मतलब लेफ्ट ओवर ज़्यादा है, बची ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा बच गई है तो फिर इट लास्ट लॉन्गर, तो फिर इसका मतलब वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी। अब अगर ये डैम्पिंग से रिलेटेड पार्ट है, सुनिए, ईएमएफ इन द कॉइल और वायर। अब डिफरेंस क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, भाई अगर आपके पास ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ है, और बेटा ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ, नॉर्थ से साउथ ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। लिसन, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ जा रही है। अब ये एक वायर है, मुझे बताओ अगर इस वायर को मैं वोल्ट मीटर के साथ टच कर दूं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। ए बी इज द लेंथ ऑफ द वायर, ए बी इज द लेंथ ऑफ द वायर। इफ यू मूव द वायर अपवर्ड, इफ यू मूव द वायर अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों तरह से कर सकते हो,
विद स्पीड v, डाउनवर्ड या अपवर्ड, यहाँ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ अपवर्ड, स्पीड v से कर रहा हूँ, बताओ ज़रा ईएमएफ का इंड्यूस होगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, सीधा हाथ, राइट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर राइट साइड पे, फोर्स ऊपर की तरफ, फर्स्ट फिंगर राइट साइड पे, इंडक्शन में मैंने बताया था फर्स्ट फिंगर राइट साइड पे, तुम्हारे राइट साइड पे फर्स्ट फिंगर करो, थंब ऊपर करो, अपने राइट साइड पे फर्स्ट फिंगर करो। राइट साइड नहीं समझ में आता, सीधा आता ही है, फर्स्ट फिंगर राइट पे करो, फर्स्ट फिंगर राइट पे करें, थंब ऊपर करें। तो मुझे बताए सेकंड फिंगर में करंट टुवर्ड्स अस है या अवे फ्रॉम अस? अवे फ्रॉम अस। बात सुने, ये जो करंट अवे फ्रॉम अस है, नाउ लिसन, ये अवे फ्रॉम अस इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस ईएमएफ को वोल्टेज या ईएमएफ कहते हैं, और यहां पर ईएमएफ का फॉर्मूला है BLV इस सिचुएशन में। भाई जो थक रहा है, जिसको प्रॉब्लम है, वो बाहर निकल जाए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, खामोशी से बाहर निकल जाए, मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। खामोश बैठो वरना सुकून से। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप को कोई काम है, क्लास है, कोई निकल जाए बाहर, दफ़ा हो जाए बिल्कुल। शक्ल गुम करो अपनी, मगर बोलो नहीं बीच में। अब मैं चुप कर भाई, चिलगोज़े की तरह से तो है, छील दूंगा अभी 1 सेकंड में। सुनो, यहां पर B जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। L बेटा लेंथ ऑफ वायर AB है। V is the speed with which wire moves. E is the EMF or voltage induced. In wire. अगर if wire is at angle theta, अगर वायर जो है वो एंगल थीटा बनाता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा बनाता है, मतलब वायर आप वर्टिकल परपेंडिकुलरली नहीं कर रहे, बल्कि वायर को थोड़ा सा एंगुलर फॉर्म में अगर उठा रहे हो, तो फिर इस केस में देन कौन सा कंपोनेंट लगेगा? परपेंडिकुलर वाला। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन होता है? साइन। तो फिर याद करें, EMF इज इक्वल्स टू BLV इंटू साइन थीटा। यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो सिचुएशन लगेगी, इसको आप कहते हैं BLV इंटू साइन थीटा। एक नोट लिखना, राइट अ नोट।
as EMF is induced, as EMF is induced, it also provides the induced current. वोल्टेज की वजह से करंट भी पैदा होगा. इन केस ऑफ वायर, रॉड, चाहे वायर हो, रॉड हो, कॉइल हो, कंडक्टर हो, वो अलग अलग वर्ड यूज़ करेगा. वायर हो, कॉइल हो, रॉड हो या कंडक्टर हो, और मेटल शीट या मेटल शीट हो. दिस गिव्स इसी केस में बस स्पेशल नेम टू करंट. तो यहाँ पर एक ख़ास नाम वो बार बार बोलेगा, विच इज़ EDDY, एडी करंट. लिखना, दिस एडी करंट, दिस एडी करंट opposes the motion of wire ब्रैकेट में लिखना है ड्यू टू लेंज़ेस लॉ. दिस एडी करंट opposes the motion of wire due to Lenz's law. And hence energy lost due to heat or thermal energy in the wire. एडी करंट वो लॉस्ट करंट होता है जो बेसिकली लेंज़ेस लॉ में, जो आप कहता है लेंज़ेस लॉ के अपोजिशन की वजह से आता है. ये लेंज़ेस लॉ में जो अपोजिशन ऑफ करंट की वजह से करंट लॉस होता है टू द सराउंडिंग, इसको हम फिज़िक्स में एडी करंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ये देखना ज़रा, बेटा एक मिनट ठहरो ज़रा, एक क्वेश्चन देखने दो.
ये देखिए, सबसे पहले एक थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बट एक सैम्पल क्वेश्चन के तौर पे बात नहीं करो भाई। एक एज अ सैम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक चीज़ देखे सामने। ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, एक जनरली ये एनर्जी लॉस की बात हो रही है, देखो डैम्पिंग हो रही है। और अगर यहाँ पर नोट करें, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना, वो कह रहा है मैग्नेट इज सस्पेंडेड। मैग्नेट इज सस्पेंडेड vertically from a fixed point by means of a spring as shown in figure 7.1। फिर कह रहा है वो आपसे कि one end of a magnet hang inside the coil of the wire, the coil is connected in series with the resistor R। अब बेटा वो आपसे यहाँ पर ये ग्राफ दे रहा है। अब देखो ये बात ध्यान में रखेगा हर कोई कि जब ग्राफ दिया हुआ है तो याद रखें ये डैम्पिंग का ग्राफ है, मगर साथ साथ इसने यहाँ रेजिस्टर भी ड्रॉ किया हुआ है। वेरिएशन विद द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वेरिएशन उसने बताई है तुम्हें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब वो तुमसे ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि स्टेट, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। सामने देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द नेचर ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट। इस मैग्नेट की नेचर क्या है ऑसिलेशन की, और समझें 5 मार्क्स है। ऑसिलेशन की नेचर पूछ रहा है, मीन्स यहाँ पर आप कहेंगे कि स्टेट बताओ और उसका एक्सप्लेन करो, इंडक्शन, नेचर ऑफ ऑसिलेशन। जो ग्राफ पे ये ऑसिलेशन आई है इसकी वजह बताएं, तो क्या कहेंगे? ऑसिलेशन शोज डैम्पिंग। as the amplitude of oscillation decreases। फुल स्टॉप, ये 1 मार्क हो गया। when magnet enters due to change in magnetic flux, due to change in the magnetic flux, comma, EMF is induced। ये 2 मार्क्स हो गए, मतलब टोटल 3 हो गए। EMF is induced in the coil and mechanical energy, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, is used up to overcome repulsive force of like poles due to Lenz's law। ये फर्दर 2 मार्क्स हो गए। पहले इंडक्शन के बारे में बताना था, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट, और फिर अपोजिशन के बारे में बताना था लेंज़ेस लॉ का। मुझे बताओ, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, याद करें ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता था? 2π/T। अब बेटा ये बताओ मुझे कि इस ग्राफ में ये बॉटम है और एक वेव इस बॉटम पे कंप्लीट हो रही है, चाहे एम्पलीट्यूड कम ही है। एक वेव तो यहाँ कंप्लीट हो रही है ना, कितना है ये? 0.6 सेकेंड। और आगे भी देख लो, चाहे तो यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है तो अगली वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है, तो 0.6 ही है। एम्पलीट्यूड भले कम हो, टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। 2π डिवाइडेड बाय 0.6।
अब आपसे वो ये कह रहा है, लिसन, जो तुमने भी कंस्ट्रक्ट किया था, द रेजिस्टेंस फॉर आर इज इंक्रीज। अगर आर की रेजिस्टेंस बढ़ा दूं तो मुझे बताएं, स्केच करें ग्राफ उसी वाले में, 7.2 वाले में। तो मुझे बताओ स्केच करेंगे तो कैसा होगा? कम डैम्पिंग ज़्यादा डैम्पिंग होगी या कम डैम्पिंग होगी? जब कम डैम्पिंग होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा? थोड़ा सा हल्का सा ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अब आपने सारे पास पेपर ही सॉल्व करने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट हो गया।